नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बीती रात बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। पुलिस के आने पर पथराव भी हुआ, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 उपद्रवियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि एक जख्मी हुआ है। बेंगलुरु में अब भी तनाव है। जीडीहल्ली और केजीहल्ली इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जबकि बेंगलुरु के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि हमला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाले जाने के विरोध में हुआ है। कांग्रेस के विधायक के भतीजे ने भड़काऊ पोस्ट डाला था, जिसके बाद हंगामा हो गया। हालांकि हंगामे के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। आरोपी नवीन ने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 110 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस विधायक के घर पर हमला, घर में तोड़फोड़, आगजनी। विधायक के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस पर पथराव, 60 जख्मी। ये हाल है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का। कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़, कहीं पथराव तो कहीं नारेबाजी। निशाने पर हैं कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति। भारी संख्या में आई उपद्रवियों ने देर रात श्रीनिवास मूर्ति का घर घेर लिया। कोई आग लगा रहा था, कोई पथराव कर रहा था, कोई डंडे फेंक रहा था तो कोई चीख चिल्ला रहा था। यह हंगामा श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे के भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ। हंगामे के बाद उसने पोस्ट तो हटा दी, लेकिन उपद्रवियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पुलिस आई तो उपद्रवियों ने उन्हें भी निशाना बनाया। उपद्रवियों के पथराव में 60 पुलिस वालों को चोटें आईं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद जख्मी हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 उपद्रवियों की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। कांग्रेस विधायक के आवास पर अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। बेंगलुरु के जीडीहल्ली और केजीहल्ली इलाके में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और स्थिति अभी क्या है वहां पर, जानने के लिए सीधा चलेंगे। नागार्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागार्जुन, अभी हालात वहां पर क्या है? अभी हालात बिल्कुल नॉर्मल बदल चुका है। सेक्शन 144 लगाया गया है उधर पूरा बीजीएलई केजीएलई पुलिस लिमिट के पास पूरा 144 लगाया गया है पूरा बेंगलुरु में। और सिर्फ उधर जो 5 या 6 रास्ते हैं उधर कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि काफी सारे कार से जो आग लगाया था वो सब निकालने के लिए कोशिश कर रहे, तो कर्फ्यू भी लगाया है उधर 5 रोड के लिए। अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। और 2 लोगों की मौत हुई है जो मॉब में थे, जो कल रात को पुलिस स्टेशन पे अटैक किए, हमला किए। उनका 2 मेंबर्स का मौत हुआ है और 110 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है रात पर। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 की मौत की खबर, जैसा नागार्जुन हमें बता रहे हैं। नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। नागार्जुन हमारे से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर चल रहा है और आज सुबह से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है, घेरा हुआ है। मुठभेड़ में एक सुरक्षा बल का जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आतंकियों के साथ ये एनकाउंटर लगातार चल रहा है पुलवामा इलाके में, जहां पर 2 आतंकियों के साथ मुठभेड़। और सबसे पहले खबर मिली, जानकारी मिली, जिसके बाद खबर ये भी आ रही है कि गोली लगने से एक सुरक्षा बल जख्मी भी हुआ है, घायल हुआ है, जिसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? अभी कितने आतंकी है वहां पर? नवजोत, रात में ये ऑपरेशन शुरू किया था साझा तौर पर सेना ने, पुलिस और सीआरपीएफ ने। जब उन्हें खबर मिली थी
कि पुलवामा जिले के कमराजीपोरा इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जब रात को पहली जो दस्ता है सुरक्षा बलों का गांव की ओर बढ़ रहा था तो उन पर बागों में जो गांव के पास बगीचे थे, सेब थे, उनमें उन पर फायरिंग हुई, जिसमें जैसे आपने कहा कि सेना का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। शक जताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो हैं इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। पिछले 1 घंटे से यहाँ पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। जो फायरिंग हुई थी वो रात में ही हुई थी, करीब 3 बजे रात को। उसके बाद कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन जितने भी रास्ते गाँव की ओर, इलाके की ओर जा रहे हैं उनको सील कर दिया गया है। अधिक सुरक्षा बल और सेना के जवान जो है इस इलाके में पहुंच गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है, ताकि उन मिलिटेंट्स का पता लगाया जा सके जो इस इलाके में छुपे हुए हैं। अशरफ, नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। अशरफ आनी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिनेता संजय दत्त की, जिनकी सेहत को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। बॉलीवुड के मुन्ना भाई को फेफड़े का कैंसर है। कल ही संजय दत्त ने एक पोस्ट जारी कर कहा, काम से ब्रेक ले रहा हूं, जल्द करूंगा वापसी। संजय दत्त की सेहत को लेकर बड़ी खबर। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर। संजय दत्त को स्टेज 3 का कैंसर। इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं संजय। बॉलीवुड के मुन्ना भाई ठीक नहीं हैं। उनकी सेहत को लेकर बहुत ही शॉकिंग खबर है। उन्हें फेफड़ों का कैंसर हुआ है, जो एडवांस स्टेज में है। संजय 3 दिन पहले ही सांस की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ था, जो नेगेटिव निकला, लेकिन पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई वो परेशान करने वाली थी। संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित निकले, जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। 10 अगस्त को संजय दत्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वो इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। इस खबर के आने से पहले ही संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने फिल्मों से छोटा सा ब्रेक लेने की बात कही। उन्होंने लिखा, दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से गुजारिश करता हूं कि मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी कयास न लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्द वापसी करूंगा। संजय दत्त की बीमारी की खबर के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। शुभकामना संदेश देने वालों का तांता लग गया। बड़े स्टार ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने लिखा, संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर का पता चला है। उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। संजय दत्त 5 महीनों से परिवार से दूर हैं। उनकी पत्नी मान्यता और बच्चे दुबई में हैं। उनके लिए ये खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं। दत्त परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की मौत 1981 में पैंक्रियाटिक कैंसर से हुई थी। उनकी पत्नी ऋचा दत्त को शादी से 2 साल पहले ही कैंसर का पता चला। लंबे इलाज के बाद 1996 में ऋचा की मौत हो गई। 61 साल के संजय दत्त कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। महेश भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म सड़क 2 OTT प्लेटफॉर्म पर 28 अगस्त को रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर भी नजर आएंगे। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त लंग कैंसर की 3rd स्टेज से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लंग कैंसर की 3 स्टेज क्या होती हैं। स्टेज 1 जो शुरुआती स्टेज होती है, और इस दौरान शरीर के किसी एक अंग में इसकी कोशिकाएं 2-4 के अंदाज से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इस स्टेज में ऑपरेशन से एक लंग का हिस्सा हटा दिया जाता है। स्टेज 2 जिसमें कैंसर सेल शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगते हैं, और इस स्टेज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ ही ऑपरेशन भी जरूरी हो जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2। लेकिन अगर संजय दत्त की बात की जाए तो जो रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उनको स्टेज 3 का कैंसर है।
कैंसर तो जैसे बॉलीवुड पर साया बनकर छाया हुआ है। इसी साल कैंसर ने ऋषि कपूर और इरफान खान को छीन लिया, लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्होंने कैंसर को मात दी। बॉलीवुड पर कैंसर का साया कोई नया नहीं है। इस पर कई फिल्में बन चुकी हैं। आनंद और सफर जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना का किरदार कैंसर का ही शिकार रहता है और इसी बीमारी से अलविदा भी हो जाता है। तब कैंसर जानलेवा था, लेकिन आज कई ने कैंसर को मात दी है तो कई इस जंग में हार गए। 2020 तो इस मामले में मनहूस रहा। इसी बीमारी ने ऋषि कपूर को छीन लिया। वो एक बार कैंसर को हराकर लौटे भी, लेकिन इसी बीमारी ने फिर से धावा बोल दिया। अभिनेता इरफान खान भी कैंसर की चंगुल से बच नहीं पाए। उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था। वो काफी वक्त तक लड़ते रहे, लेकिन फिर 29 अप्रैल को इस लड़ाई में उन्होंने हथियार डाल दिए। विनोद खन्ना एडवांस्ड ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। बीमारी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लेकिन बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं जिन्होंने कैंसर को हरा दिया। सोनाली बेंद्रे मेटास्टेसिस कैंसर से लड़ने के बाद काम पर लौटी। सोनाली बेंद्रे पिछले साल कैंसर की गिरफ्त में आ गई थी। सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर हुआ था। उनका न्यूयॉर्क में इलाज चला और वो ठीक हो गई। मनीषा कोइराला को साल 2012 में गर्भाशय का कैंसर होने का पता लगा। मनीषा ने कैंसर को मात दी और अब वो ठीक होकर वापस अपने फैंस के सामने हैं। हिंदी फिल्म बर्फी के निर्देशक अनुराग बसु एक वक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 3 साल के इलाज के बाद अनुराग इसी बीमारी से जीत पाए। उन्हें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी द्वारा कैंसर सर्वाइवर का अवार्ड भी दिया गया। अभिनेत्री लीजा रे भी कैंसर का शिकार हो चुकी हैं। 23 जून 2009 को लीजा को इसी बीमारी के बारे में पता चला था, लेकिन लीजा ने अपनी इस बीमारी पर जीत हासिल की और पूरी तरह से ठीक भी हुई। आज तक ब्यूरो। और अब आज सुशांत केस की कर लेते हैं। इस मामले में ईडी ने अब रियान फैमिली के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं ताकि डिलीट डेटा रिकवर किया जा सके। और उधर सुशांत के भाई ने कानूनी नोटिस भेजकर शिवसेना नेता संजय राउत से माफी मांगने के लिए कहा है। फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते। क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था? कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ? उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए। इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुशांत के भाई और बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने उनके ईमेल पर कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। नोटिस में संजय राउत को 48 घंटे का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। इस बीच सुशांत केस में ईडी एक्शन में है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने ईडी के अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक अपना बयान दर्ज करवाया। मीतू दोपहर के करीब 1 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी और रात के 10 बजे उन्हें फुर्सत मिली। मीतू से पहले ईडी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की। सूत्रों की माने तो श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि सुशांत के प्रोजेक्ट के सारे फैसले रिया ही लिया करती थी। उधर 13 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि मामले की जांच का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रिया की ओर से कहा गया है कि उन्हें सीबीआई या मुंबई पुलिस की जांच से कोई परेशानी नहीं है। वो केवल इतना चाहती हैं कि मामले की सुनवाई पटना में नहीं बल्कि मुंबई में हो।
रिया के वकील ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। वहीं सुशांत के पिता पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। रिया की ओर से दलील दी गई कि पटना में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। जहां तक पिटिशनर का खुद का कहना है कि सीबीआई को जाए मामला, और दोबारा भी एफिडेविट उसने फाइल किया है कि सीबीआई को मामला जाना चाहिए। उनका सिर्फ एक कैविएट है कि ट्रायल मुंबई में हो, पटना में ना हो। हमारा कहना है कि नहीं, ट्रायल भी पटना में होना चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंस अक्यूज का नहीं देखा जाता है, कन्वीनियंस कंप्लेनेंट का देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता की ओर से भी मामले में पक्ष रखा गया। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह जताया। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में कभी एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत के परिवार की ओर से मुंबई पुलिस पर सरकारी दबाव का शक भी जताया गया और पटना में एफआईआर दर्ज होने की वजह भी मुंबई पुलिस की जांच में खामी को बताया। एक लाइन आज तक चिट्ठी लेकर भेजा है उन्होंने कि आपका जुरिस्डिक्शन हम नहीं मानते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो हम उसके बाद भी हम कहते नहीं हम करेंगे, तो झगड़ा होता। वो तो हुआ नहीं। वो गलत कर रहे हैं, ये अफसोस की। इधर सुशांत केस में अब राजपूत करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र और बिहार की करनी सेना आमने सामने है। मुंबई में करनी सेना ने बिहार पुलिस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद बिहार की करनी सेना ने नाराजगी जताई है। बिहार के पुलिस के खिलाफ में तकरार दर्ज की है और उसमें हमने कहा है कि बिहार के जो पुलिस है इनको सीआरपी एक्ट चैप्टर 12 और 13 के अनुसार इनको इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है, कानून से इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र के करनी सैनिक आज ही नहीं, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा उस आखिरी पल तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है, सियासत और सस्पेंस बढ़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि सच्चाई कब सामने आती है। सहरसा से धीरज सिंह और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब बात करते हैं सुशांत और रिया के उस यूरोप टूर की, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि सुशांत के करीबी लोग भी ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था यूरोप टूर में। फिलहाल रिया के बयानों से बहुत कुछ सामने आया है। रिया के मुताबिक यूरोप में ही पहली बार सुशांत की मानसिक बीमारी सामने आई थी और उस टूर पर क्या कुछ हुआ, आज तक की बड़ी पड़ताल देखिए। यूरोप टूर पर सुशांत के साथ क्या हुआ? क्यों यूरोप टूर के बाद बीमार पड़े सुशांत? रिया ने यूरोप टूर के बारे में क्या बताया? सुशांत सिंह राजपूत केस में इस नए खुलासे से एक नया मोड़ आ गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूरोप टूर में सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस और एजेंसियों को पूछताछ के दौरान उस यूरोप टूर को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ गई। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक इस टूर पर गए थे। यूरोप का ये दौरा अक्टूबर 2019 में हुआ था। ये तीनों इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मना रहे थे। छुट्टियों के बाद तीनों को 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन उन्हें 28 अक्टूबर को ही भारत लौटना पड़ा। रिया ने पुलिस और एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये बताया है कि 2019 के अक्टूबर में वो सुशांत और शौविक इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मनाने गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार ये गौर किया कि सुशांत मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले रिया ने सुशांत को इस हालत में कभी भी नहीं देखा था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले नीरज ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब से सुशांत रिया और शौविक के साथ यूरोप के टूर से लौटे थे, तब से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। तबीयत खराब हुई तो छिचोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। ऐसे बयानों के बाद पहली बार ये बात सामने आई है कि जब रिया और सुशांत एक साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे, तब क्या हुआ था। सूत्रों के अनुसार रिया ने अधिकारियों को बताया है कि वो इटली के फ्लोरेंस में एक 600 साल पुराने ऐतिहासिक होटल में ठहरे थे। इस होटल के कमरे विशाल थे और कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी थी। जिस कमरे में वो ठहरे थे उसमें ऐसी ही एक पेंटिंग थी। इसमें दिखाया गया था कि शनि अपने ही बच्चे को निगल रहा है। सुशांत उस वक्त कमरे में अकेले थे।
रिया के मुताबिक वो दूसरे कमरे में अपने भाई शोविक के साथ थी। वो जब वापस सुशांत के कमरे में आई तो सुशांत के चेहरे पर खौफ था। रिया के मुताबिक उस रात वो और शोविक सुशांत के ही कमरे में सो गए। सुशांत को बार बार उस पेंटिंग को लेकर भ्रम होने लगा। वहीं रिया ने उन्हें शांत करने के लिए कसकर पकड़ रखा था। वो बार बार उसे समझाती रही कि ये सब कुछ भ्रम है और उसके सिवाय कुछ नहीं। इसके बाद रिया का कहना है कि वो ऑस्ट्रिया में नशे की लत छुड़ाने वाले एक सेंटर में गए, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो वहां से भी निकल गए। उन्हें 2 नवंबर को लौटना था, लेकिन वो 4 दिन पहले ही भारत लौट आए। रिया के मुताबिक भारत लौटने के बाद सुशांत बेहद थका थका महसूस करता था और कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहता था। धीरे धीरे सुशांत की हालत बिगड़ने लगी। रिया का कहना है कि वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता था तो कभी कभी रो पड़ता था। सुशांत में आए इस बदलाव को उनके कुक अशोक ने भी महसूस किया था। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत को अपनी मानसिक हालत के लिए दवा लेनी पड़ी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकियाट्रिस्ट को। रिया ने पुलिस को अपनी सफाई में कहा है कि वो लगातार सुशांत की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करते करते वो भी डिप्रेशन में चली गई। रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत ने उससे कहा कि वो अपने घर लौट जाए। रिया का दावा है कि खुद अपने लिए भी उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। 8 जून के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक जब तक कि उसे 14 जून को सुशांत के मौत की खबर नहीं मिली। रिया का दावा है कि सुशांत ने 10 जून को शोविक को मैसेज भेजा था और पूछा था कि रिया कैसी है। ये रिया का पक्ष है, जबकि सुशांत का परिवार सवाल खड़ा करता है कि रिया के जिंदगी में आने पर ही सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना काल में जिस एक खबर का हर किसी को इंतजार है वो है वैक्सीन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने दुनिया में कोरोना वैक्सीन की पहली वैक्सीन बना ली है और इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने दुनिया को जो सबसे हैरान करने वाली बात बताई है वो ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को सबसे पहले ये वैक्सीन दिलवाई। पूरी दुनिया कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रही है और रूस ने इस इंतजार के खत्म होने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। राष्ट्रपति पुतिन टीवी के जरिए देश और दुनिया के सामने आए और इस कामयाबी की पूरी जानकारी दी। कोरोना की दहशत में डूबी दुनिया के लिए ये एक बड़ा ऐलान था। Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно. राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल अलग अंदाज वाली आक्रामक कार्यशैली के लिए मशहूर हैं। इसका सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। पुतिन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के टीके के पहले इस्तेमाल के लिए उन्होंने अपनी एक बेटी को चुना। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ 1 दिन में ही बुखार कम हो गया। Температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо и титры высокие. रूस ने करीब 1 महीने पहले ही इस वैक्सीन को बनाने के संकेत दे दिए थे।
रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर कोरोना की दवा स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल होने का दावा किया है। इस ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस में सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल पाएगा। हालांकि रूस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में होने की बात कही है। WHO मानता है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये बहुत खतरनाक कदम साबित हो सकता है। Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका समेत 100 देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने यह दवा बनाई है। यही वजह है कि अमेरिका को चिढ़ाते हुए इस दवा का नाम रूस ने स्पुतनिक वी रखा। इस नाम की भी अपनी कहानी है। इसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। 1957 में रूस ने अपना पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और इसी के साथ अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व जमाने की स्पेस रेस शुरू हो गई थी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पुतिन के दावे का मतलब यह है कि कोरोना वैक्सीन की रेस में रूस ने अमेरिका को मात दी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।